On our program today, we have a very special guest. He's an educationist who is changing the landscape of education in Uttar Pradesh. We are delighted to have on our program today the founder and managing trustee of SRMS, Shri Devmurthy. Welcome to the program. Thank you जी, नमस्कार. सबसे पहले तो यही what is SRMS about? श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट. Named after your father. मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम मूर्ति जी, स्वतंत्रता सेनानी, यूपी में 18 साल मिनिस्टर रहे. भूदान मूवमेंट से भी जुड़े रहे. जी जी. पार्लियामेंट के मेंबर रहे. उनकी डेथ के बाद उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए 1990 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी और तब से हम लोग समाज के कार्यों में, ख़ास तौर से पहले स्कॉलरशिप शुरू करी और यूपी में 1994 में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में एजुकेशन को प्रमोट किया गया और इत्तेफाक से ट्रस्ट ने पहले ही साल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए AICTE में अप्लाई किया, उसको अप्रूवल मिला. तो तब से ट्रस्ट एजुकेशन लाइन में प्रवेश किया और 95 में बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई. वहाँ एजुकेशन, ये जो ट्रस्ट है ये कोई और काम भी तो कर सकता था, तो एजुकेशन की तरफ क्यों गए? मेरे फादर जिम्मेदार भी थे और उसके बाद जिम्मेदार एवोल्यूशन में ही वाज लीडर टू कि जिम्मेदारी ख़त्म हो. उसके बाद जब वो MLA थे या मिनिस्टर थे तो उन्होंने एजुकेशन पे हमेशा ध्यान दिया और उन बच्चों को जिनको पढ़ नहीं सकते थे उनको उस ज़माने में IIT में पढ़वाना, मेडिकल में पढ़वाना, उनको स्कॉलरशिप देके उनको पढ़वाते थे. तो उन सब के बच्चों का ध्यान रखना हमेशा मैंने अपने घर में देखा कि बहुत से लोग जिनको हम लोग अपना बड़ा मानते थे वो उनके द्वारा ही प्रमोट किए गए, उन्हें हाई एजुकेशन करी. पूरे यूपी की कैनाल की प्लानिंग मेरे फादर के ज़माने की. अच्छा. तो पूरी, क्योंकि वो इरिगेशन में कई 12 साल मिनिस्टर रहे, इंडस्ट्री में रहे, प्लानिंग में रहे, एजुकेशन में, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे हो. उन्होंने संपूर्णानंद जी के साथ मिनिस्टर, गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ रहे. तो पंत जी के साथ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से लेके सुजा कृपलानी जी और CB गुप्ता था सबसे साथ चीफ मिनिस्टर रहे. तो इसलिए उनका एक हमेशा ये रही कि एजुकेशन अगर है तो सब लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिस देश में एजुकेशन इंजीनियर ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्रोग्रेस होएगी, डेवलपमेंट होएगा. यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत कम मात्रा होती थी पहले. 94 से पहले सिर्फ 800 लोग ही यूपी में इंजीनियरिंग कर पाते थे, क्योंकि रुड़की यूनिवर्सिटी जो कि अब IIT में कन्वर्ट हो गया वो भी शामिल था. तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा लोग यूपी के साउथ जाते थे, क्योंकि साउथ बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था इंजीनियरिंग एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में. जब ये कॉलेज शुरू किया या ट्रस्ट शुरू किया तो आपकी पूंजी बहुत थोड़ी सी थी? बहुत थोड़ी. मेरा एक मिनी शुगर प्लांट हुआ करता था. मैंने उसको बेचा और उसके रुपए भी इसमें लगा दिए और रुपए कम बढ़े तो मेरे पास एक साहब आए कि देवमूर्ति जी मैं 50,000 डोनेट करना चाहता हूँ जी, और आप इसको नौकरी दे दो. अच्छा. तो मैंने कहा नहीं, रुपए डोनेट मत करो, तुम FD बना दो 1 लाख रुपए की और आप ताज्जुब मानेंगे मुझे उसमें 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए. जो 1 लाख आए तो लोगों को नौकरी मिली. आज श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट में 6,000 आदमी काम करता है. तो एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है. ये एक ट्रस्ट परिवार है जिनकी सबकी मदद से 95 में जर्नी शुरू करी, आगे बढ़ते हैं. बरेली से शुरू करके अब लखनऊ में पहुंच गए हैं और वहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मैनेजमेंट कॉलेज है. अभी ट्रस्ट ने डायग्नोस सेंटर एक खोला है जिसमें लाइफ साइंस पे है, पैट स्कैन है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, पूरा MRI भी लगाई है. 3 टेस्ला 48 चैनल साइलेंट मोड, जो सीमेंस की पहली हिंदुस्तान में आई है. उसके बाद अब और भी आ रही हैं. बट जो हमेशा ये कोशिश करी ट्रस्ट ने कि जो बेस्ट इक्विपमेंट है, जो पढ़ाई में हो या रिसर्च में हो या मेडिकल में हो,
वो जरूर ट्रस्ट के पास हो, जिससे बच्चों को एक्सपोजर होगा। जब एक्सपोजर होगा तभी कुछ आगे कर पाएंगे। आप लोगों में प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं? बहुत ज़्यादा। हैंड्स ऑन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, व्हाट इंडस्ट्री वांट, द रिलेशन बिटवीन, मतलब हमेशा हम लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि जो बच्चा पास होके जाए तो बहुत जल्दी कंज्यूम कर लिया जाए इंडस्ट्री में। तो प्लेसमेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं आप? बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने इस बार जो प्लेसेबल स्टूडेंट है, मतलब प्लेसेबल मैं उसको मानता हूँ जो प्लेसमेंट चाहते हैं जी। क्योंकि 25 से 30% बच्चे वो हैं जो एमटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, हाई स्टडीज़ में जाते, वो आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, जो सिविल सर्विसेज करते हैं वो मैं प्लेसमेंट नहीं मानता हूँ क्योंकि उनको हाई एजुकेशन करनी है जी। और जो बाकी बच्चे हैं उसमें जो एलिजिबल हैं उसमें इस बार 98% अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है और जो रह गया है उनके भी प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, भी ख़त्म नहीं हुई है। ज़्यादातर जो हम एजुकेशन देखते हैं उसमें बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ासतौर पे बाहर की कंट्रीज़ में देखा जाए तो। इंडिया में हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो किताबी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। तो हाउ डू यू काउंटर दिस इन योर एजुकेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी अमेरिका से भी एक ग्रुप स्टूडेंट का मेरे मेडिकल कॉलेज में देखने आया। दे वर शॉक कि हमारे यहाँ के बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्लिनिकल एक्सपोजर उनको बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनसे बहुत ज़्यादा है। तो एक 20 लोगों का ग्रुप था और वो 10 दिन रुके भी। तो मेडिकल में जितना हम लोग एक्सपोजर देते हैं या इंजीनियरिंग में इक्विपमेंट में देते हैं उतना और मुल्कों से कोई कम नहीं देते हैं यहाँ पर। ख़ासतौर पे जैसे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल पीजी स्टूडेंट्स हैं, यू इंश्योर दैट दे वर्क इन योर हॉस्पिटल, डोंट यू? यस, दे हैड टू वर्क 100% 24 आवर। अच्छा। मतलब पीजी की जो एमसीआई रूलिंग है वो है कि 365 into 3 ईयर, जिसमें से 12 कैजुअल मिलेंगे, बाकी कोई लीव नहीं मिलेगी। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू इज ए ट्रेनिंग, एजुकेट टीचिंग नहीं, इज ए ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन। जो हमारा हॉस्पिटल तो ह्यूमन लैब मानते हैं कि वो ह्यूमन लैब है, उनको ही उसको सीखना है क्योंकि सीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसआर हैं जो उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा। ऐसे ही टीचिंग में भी जो हमारे एमटेक स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग में वो उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे यू हैव टू ऑपरेट द इक्विपमेंट्स। आपकी जो फैकल्टी है बहुत यंग है, इज दिस समथिंग यू हैव प्लान्ड? इज वेरी गुड। यंग जो है वो लेटेस्ट है। हाँ। वो बिल्कुल ताज़ा है, कहते हैं ना कि हाँ। उसने चाहे वो उसने पीएचडी करी हो, चाहे एमटेक किया हो या एमडी एमएस जो भी किया है। आप अगर देखें तो याद करें कि 90 से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। जी बिल्कुल। सिर्फ एक्सरे डिपेंडेबल था, सीटीएमआर नहीं होता था। ये सब चीज़ें बाद में शुरू हुई। इसलिए इस तरह का जो यंग ब्लड है दे आर मोर एक्सपोज, उनको रिस्क लेने की हिम्मत होती है। एक एज के बाद आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है। दैट्स क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो यंग ब्लड है दे वुड रादर गो इनटू अ प्रोफेशन देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू टीचिंग। आपको नहीं ऐसा लगता? प्रोफेशन में या तो अपना यूनिट खोलना चाहते हैं या नौकरी करना क्योंकि चाहते हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो उनमें फैकल्टी की कमी हमेशा ही सामने हमेशा रही है, जो वो भी अच्छे लोगों की। देखिए हमेशा जो क्लास के टॉपर होते हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं, मगर जो मीडियोकर्स होते हैं, जो हम जिनको 20 के ये जो ना बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा एजुकेशन टीचिंग में आते हैं एंड दे आर वेरी गुड। वो उनको उनका सोच वही है, उनकी थॉट वही है कि आई हैड टू बी इन एजुकेशन, तो दे प्लान फॉर द एजुकेशन, दे हैव टू टीच, दे वांट टू टीच, दे आर कंफर्टेबल। क्योंकि एजुकेशन में कंफर्टेबलनेस बहुत है, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं है कि आपको ये असाइनमेंट है इतना करना ही है, या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है जी। वो आपको यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ, you have to learn yourself and you have to be updated every day. But are there any kind of special facilities that you offer the faculty कि वो education की तरफ attract हों? ऐसा भी आप कुछ करते हैं? इंजीनियरिंग में तो करते हैं, मेडिकल में भी करते हैं हम लोग कि वो रहें। अब आप देखिए जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसको इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए या मेरे यहाँ मेरे कॉलेज में काम कर रहा है, he is earning
similar, and he is enjoying the industry benefit, institute benefit, leaves हैं उसको महीने साल में 4 महीने की छुट्टी, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं मिलेगी उसको 4 महीने छुट्टी। उसको कवरेज है कि अगर आज आप छुट्टी पे हैं तो दूसरा आदमी कवर कर रहा है। उसके साथ आपको एजुकेशन लीव अलग मिलती है, आपको अपग्रेडेशन लीव मिलती है, आपको नए इक्विपमेंट पे जो आप नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप अपना खोलेंगे तो आप नहीं खरीद सकते, बट इंस्टीट्यूट है तो बिल्कुल लेटेस्ट पे आपका एक्सपोजर हो रहा है। और कितनी सेमिनार्स इंटरनेशनल होती हैं या आप स्टेट लेवल की करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। जो लेटेस्ट ट्रेंड होते हैं वो आप किताबों नहीं पढ़ते हैं, वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में ही जाके सीखते हैं। जो एक और इसका पहलू वो रिसर्च है, ख़ास तौर पर मेडिसिन में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी रिसर्च कंटिन्यू हो, तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज एज वेल? हम लोग ने रिसर्च सेंटर बनाया है। अच्छा। और अभी हिंदुस्तान में इसमें हम लोग थोड़ा कम, इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा और इंसेंटिव लेना चाहिए और रिसर्च करा रहे हैं, बट जो लेवल होना चाहिए वो अभी थोड़ा कम है। इसमें थोड़ा प्रमोशन प्राइवेट ट्रस्ट को भी करना चाहिए जो पुराने हो गए, और जो गवर्नमेंट है उन्हें भी करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जैसे हम एम्स की बात करें, उनमें तो रिसर्च बहुत एडवांस लेवल पे होती है। एम्स जो ये एम्स टाइप इंस्टीट्यूट है, जी जी, बट जो गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ रिसर्च फैसिलिटी बहुत कम है। वहाँ पर डेली वर्क इतना है कि क्योंकि उनको पूरा कम्युनिटी को देखना है, तो उस लोड को ही नहीं पूरा हैंडल कर पाते हैं। जहाँ ओपीडी आपकी 8,000, 10,000, 5,000 की है, तो डॉक्टर्स वही करें। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, तो दे आर मोर इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज देन द रिसर्च वर्क। See, one of the reasons why people go to government hospitals is because it's cheaper. प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका तो हॉस्पिटल भी है, उसमें आप किस तरह से ये देख रहे हैं कि जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो आप तक पहुंच सके? मेरे यहाँ 2200-2000 की ओपीडी है। अच्छा। और जिसमें 1800 से 1900 लोग हमेशा मध्यम और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग आते हैं। अच्छा। जिनको ट्रस्ट 5 रुपये का पर्चा बनता है जी, जो 3 दिन का वैलिड है, और उसमें ट्रस्ट की तरफ से सारा डायग्नोज जो कमजोर वर्ग है उसको फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं। इसके साथ ट्रस्ट एक योजना इंश्योरेंस देता है, कवर करता है, उसको योजना हमने लेकर रखा है, मेडिकल समुदाय योजना। उसमें सिर्फ 1 रुपया रोज 365 रुपये लेते हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ को 50,000 की कवर देते हैं। उसमें उसका डायग्नोस पूरा, सारा इन्वेस्टिगेशन, सारी सर्जरी, यहाँ तक कि हम लोग कैंसर पेशेंट और जिसको कार्डियक अटैक पड़ जाता है, एंजियोप्लास्टी भी उसमें कवर करते हैं। अच्छा। और हम लोग उसका हमारे यहाँ उसके करीब 20,000 से ऊपर मेंबर बने हुए हैं, 20-40,000 को कवर कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि इस योजना में हैं, और जो योजना में नहीं है उनको भी हम लोग ने पैकेज बना रखे हैं कि मेजर सर्जरी का 2200 रुपये का पैकेज, जिसमें दवाई, सर्जिकल आइटम, एनेस्थीसिया, ओटी चार्जेस, 7 दिन रहना, खाना, और उसके बाद उसमें सिर्फ उसको टोटल 2200 रुपये देने हैं। तो एक मेडिकल कॉलेज या ऐसा इंस्टीट्यूशन अपने आप को सस्टेन कैसे करता है? ये जो क्योंकि पैसा तो चाहिए ना जी, जो हमें डोनेशन मिलते हैं। अच्छा। उस डोनेशन से और जो फीस है उससे। जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है उसका एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, वो होता है कैपिटेशन फ़ी का। कैपिटेशन फ़ी आप ठीक कह रही हैं, बहुत जगह तो गवर्नमेंट ने इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, तो अब कैपिटेशन फीस तो ख़त्म होती जा रही है जी, क्योंकि मेरिट पे ही मैक्सिमम एडमिशन होते हैं। पहले एनआरआई एडमिशन होते थे, अब गवर्नमेंट ने एनआरआई को भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया, उसकी एक पॉलिसी अलग बनाई है, उनका अलग टेस्ट होता है। और फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है, उसके जो क्रेडिट्स हैं वो हमारे इंडिया एमसीआई के नॉर्म्स में सेट नहीं हो पाते हैं, तो बहुत कम ही लोग हैं जो एनआरआई स्टूडेंट आते हैं। वरना मैक्सिमम हम लोग ने फीस भी इसीलिए जो हमारे खर्चा उस हिसाब से रखा है। हम लोग के यहाँ गवर्नमेंट में बहुत कम फीस है, अगर 50,000 है तो हमारे यहाँ 9 लाख रुपये करीब फीस जाती है। वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपकी कॉस्ट आती है उतनी आपको देनी पड़ेगी। हम देखें तो हिंदुस्तान में आज भी मेडिकल एजुकेशन बहुत चीप है वर्ल्ड ओवर, अगर आप कंपेयर करेंगे।
जब हम इस तरह से बात करते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर तो लगता है कि बहुत कंपैरिजन में फ़र्क है, लेकिन एक आम आदमी जो सरकारी नौकर है, अगर उसने अपने बच्चे को एजुकेट करना है तो उसके लिए 9 लाख बहुत पैसा है। तो वो कैसे? गवर्नमेंट लोन भी दे रही है। मैंने आपको बताना चाहूँगा, हम लोग ट्रस्ट ने स्कॉलरशिप स्कीम भी रखी है। अच्छा। जैसे अगर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है बच्चा तो उसको अगर 75% प्लस है तो उसको 20,000 मिलेगी, 80% है उसको 35,000 मिलेगी, अगर 86 एंड अबव है तो जितना परसेंट है उतने 1,000 रुपीज़ मिलेगी। तो अगर उसने 87 है तो 87,000 साल के मिल गए, उसकी फ़ीस पूरी निकल गई, क्योंकि 82,000 तो फीस है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब स्टूडेंट को भी अपनी तरफ से तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मेडिकल में भी हम लोग ने 2 लाख तक की स्कॉलरशिप स्टार्टिंग रखी है। कि अगर आपकी 75 या इससे प्लस है तो आपको 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उससे कम है तो आपको 1 लाख की मिलेगी, और ना 50,000 से मिलेगी। यहाँ तक हम लोग रखा है कि बच्चे को कुछ मिले, इंसेंटिव हो। और जब आदमी में कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, जब स्कॉलरशिप को मिलती है कि ये एक फ्री का रुपया मिल रहा है, उसको लगता है मेरी मेहनत क्या है, मैं आई कैन एंजॉय ऑन माई सेल्फ। तो एक सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो बढ़ जाता है। सेल्फ एस्टीम। और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी है कि बैंक लोन भी दे के आदमी अपने आप उसको रीपे कर सकता है। अब JR की तनख्वाह बड़ी अच्छी हो गई, दिल्ली में तो छोड़िए कि बहुत ज़्यादा है, यूपी में भी 50,000 45,000 रुपये उसको महीने की सैलरी मिलती है। 45,000 रुपये आज भी बहुत है, उससे अपनी जो लोन है वो उसको रीपे कर सकता है। तो उसको, ये तो दुनिया में, आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर आप देखिए बच्चे पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं और कमाते हैं, लोन भी लेते हैं, वापस करते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट इंडिया का रहा है कि पेरेंट्स पढ़ाएंगे, बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चे को खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। वहाँ पर आप, मैं अमेरिका भी गया और जगह भी गया, सब जगह वो हाई स्कूल जो है उनका, वो वहाँ तक तो पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, पर उसके बाद वो लोन से ही पढ़ता है। यहाँ भी उसको मेहनत करके लोन निकालना पड़ेगा और लोन लेके वो आगे पढ़ेगा। आपने नर्सिंग कॉलेज गर्ल्स के लिए खोला, उसके बारे में बताइए। नर्सिंग कोर्स जो है, इससे बढ़िया लड़कियों को 10+2 वालियों के लिए कोई इससे बढ़िया कोर्स नहीं है, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग सैलरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 साल उनके 10 से 12 हज़ार की नौकरी शुरू होती है। और इतनी डिमांड है नर्सिंग की कि 2 साल बाद और 3 साल बाद जॉब के बाद एकदम से 20,000 22,000 की आपको। So now this is diploma in nursing or degree? जी डिप्लोमा। डिप्लोमा। और आपकी फॉरेन में इतनी डिमांड है कि आपने अप्लाई किसी भी कंट्री में करेंगे, आपको फौरन उसका वीज़ा मिलता है जी। और अगर आप बाहर जाके कभी देखिए तो नर्सिंग की जो हैसियत है वो डॉक्टर ज़्यादा है जी। यहाँ पर तो हम लोग तब भी इंडिया में नर्सेज ज़्यादा काम करती हैं, वहाँ तो मैंने खुद देखा है नर्सेज डॉक्टर पे कमांड करती हैं। तो इसलिए बहुत शॉर्टेज वर्ल्ड ओवर। आज नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने में भी बहुत साल लगेंगे, बहुत, क्योंकि हर जगह जब आपने बात की क्वालिटी ज़रूरी है। आपकी चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे मेडिकल हो या पीजी की हो, एमटेक हो, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, अगर उसको नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो सब बेकार है। तो उसको 2 रुपये की नौकरी नहीं मिलेगी। MBA ऐसे भी हैं जिनको 5,000 की नौकरी नहीं मिलती, MBA ऐसे हैं जिनको 3 लाख और 5 लाख से स्टार्टिंग होता है। आपका जो MBA का कॉलेज है वो वन ऑफ द टॉप 25 इन इंडिया माना जाता है। सो व्हाट आर यू डूइंग टू इंश्योर दैट इट हैज़ दैट काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और इंटरनेशनल लेवल पर उसे माना जाता है? क्योंकि अगर आप मेरा बिजनेस स्कूल देखेंगे लखनऊ का और स्विट्जरलैंड का बिजनेस स्कूल देखेंगे, लगेगा कि उसकी रेप्लिका बना दी है मैंने जी। तो वहाँ पर जो चीज़ मैं वहाँ देख के आया, मैंने फैकल्टी इतना इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज बना रखे हैं कि उनके प्लेसमेंट, मेरा 3 बैच निकल चुके हैं, उनका 100% प्लेसमेंट हुआ है। एंड जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है, जो ठीक है, हर जैसे हमारे 5 उंगली बराबर नहीं है, वैसे सब बच्चे भी अगर हैं तो एक बराबर के नहीं होते हैं, तब भी जो मिनिमम है उसको 20,000 22,000 CTC पे नौकरी मिलती है। कंपनी कॉस्ट, कैश इन हैंड जिसे कहते हैं हम लोग, वो उतना उसको मिल जाता है। एंड जो अच्छे हैं
वो 70,000, लाख, 1.5 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए तक के पैकेज पे महीने के उस पे जाते हैं। What is the World Bank involvement in your MBA school? यूपी में वर्ल्ड बैंक स्कीम आई थी जी, जिसमें यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए लोन दिया गया था। तो उसमें श्री राम मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज को भी सेलेक्ट किया गया और सेल्फ फाइनेंस में सिर्फ 2 ही कॉलेज सेलेक्ट हुए थे। एक मैं था, एक यूनाइटेड इलाहाबाद का था। और मैंने उनका पूरा लोन लिया। उसमें सब्सिडी ये थी कि आपको लोन तब मिलेगा जो सब्सिडी कि तब आप उसका टाइमली पेमेंट करेंगे। अच्छा। तो मैंने सब्सिडी भी अवेल करी और मैंने 2 साल पहले वो लोन भी रीपे कर दिया। जो शेड्यूल टाइम था उससे 2 साल पहले उसके रीपे कर दिया था। तो उसमें हम लोग के जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही इक्विपमेंट वाइज बहुत अपग्रेड हो गए, क्योंकि एकदम से 18 करोड़ मिल जाना जिसमें 4% इंटरेस्ट देना हो, इससे सस्ता लोन नहीं मिल सकता। मैंने तो ये सोचा। और उसके बाद अगर हर चीज प्रॉपरली होगी तो आई विल गेट 25% सब्सिडी। तो वो अलग उसमें लोन भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं किया, एंड वी गेट द सब्सिडी। So you really need a business brain to run any kind of an educational institute, don't you? Yes, एंटरप्रेन्योर होते हैं, एडुप्रेन्योर होते हैं लोग। जी। मगर एजुकेशन में यू हैव टू मेक सरप्लस बट यू टू री इन्वेस्ट इन दैट। वैसे समुद्र में जैसे हम लोग गहराई नहीं नाप पाए, वैसे एजुकेशन की कोई गहराई नहीं नाप पाएगा। हम लोग सेंसर की बात करें, 6th जनरेशन के रिसर्च चल रहा है, 8th की तैयारी हो रही है। तो हम लोग हर चीज़ तो इतनी फास्ट रिसर्च चल रही है। और हम ये कहेंगे हम ये पूर्ण है, तो पूर्ण तो कोई हो ही नहीं सकता एजुकेशन में। हमेशा अपूर्ण रहेगा। ही हैज टू डू बेटरमेंट एवरी डे। You have been particular about education of women in UP. एक तरफ तो नर्सिंग कॉलेज है, then you have the engineering college. इंजीनियरिंग, वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज जी। और ये बड़ा सैड एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। लड़कियां कहती हैं कि सर हमें नौकरी लड़कों के साथ करनी है, तो वाई एजुकेशन इन ओनली फॉर वुमेन। That's the point. उनका बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुत जेन्युइन पॉइंट भी है। वो कहते हैं आप अगर हम पहले से शुरू में हाई स्कूल में लड़कियों के स्कूल में पढ़े, इंटर भी पढ़े, तो हम मिक्स कब होंगे। और करनी नौकरी उन्हीं के साथ टीम तो बनेगी, तो 5 की या 6 की टीम में 3 लड़कियां होंगी, 3 लड़के होंगे। बिल्कुल। तो अगर हमें एक्सपोजर ही नहीं होगा तो हम लोग अच्छे एक ग्रुप नहीं बनेगा। तो मैंने खोला, क्योंकि AICT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमोशन था कि वुमेन्स के लिए अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रमोट किया था, उसमें मैंने यूपी में खोला। आज इत्तेफाक से मैं ही चला रहा हूँ यूपी में, बाकी सब बंद हो गए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा। लड़कियों की वो कुवैत में मेरे स्कूलों में देयर टू मच डिमांड। हम नहीं सबको ले सकते अच्छे, क्योंकि वहाँ पर कटआउट हमारा 78, 79 पे ख़त्म हो जाता है। वो भी है तो कि हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं और गवर्नमेंट से बच्चे अलग मिलते हैं जो SEE होता है जी। बट वुमेन में बहुत ही कम बच्चियाँ। लड़कियाँ ये कह रही हैं कि हमें मिक्स कॉलेजेस में पढ़ना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो जितने भी सेमिनार होते हैं वो कॉमन होकर, इसीलिए कुछ चीज़ें जो हम लोग कॉमन करते हैं, दोनों का इंटरेक्शन बना रहे, ये ना रहे कि ये बिल्कुल अलग हो जाए। एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन की तरफ आप इतना ध्यान दे रहे हैं, इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू। विल बी राइट बैक। Welcome back. Our guest today is Mr. Dev Murthy and we are talking to him about education, especially in UP. देव मूर्ति जी, हमने हायर एजुकेशन के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है इस वक्त? हम लोग कहीं कमज़ोर, हमारी नीचे से कड़ी है। बच्चे को जो एक ये हर एक को एक नया कानून हो गया कि हर एक को प्रमोट करना है, वो एक तो गलत है। 8वीं तक तो एग्जाम नहीं होने, आप एग्जाम ही नहीं होंगे। मतलब जिसको ABCD नहीं आती है उसको कैसे हम फर्स्ट में या सेकंड में प्रमोट कर दें, क्योंकि वो उसका बच्चे का और उसके पेरेंट का बिल्कुल माइंड सेट है कि मेरा बच्चा 8 तक पास हो ही जाएगा, तो वो एक गलत चीज़ है। उसके बाद हाई स्कूल में जो क्रेडिट A+ और A ग्रेड है वो भी ख़त्म करके कंपटीशन जरूर होना चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक्स हैं
वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ कम्पिटिटिवनेस आ जाए वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत टेंशन है, छोटे छोटे बच्चों को भी हाइपरटेंशन होनी शुरू हो गई। नहीं देखिए, टेंशन तो एक सोच है। अच्छा, ये कोई बीमारी तो हम लोग खुद अपने आप पैदा कर रहे हैं कि मेरे ख्याल टेंशन और आदमी कंफ्यूज है इसलिए टेंशन है। उसने अगर कुछ काम ही नहीं किया तो टेंशन अपने आप आ जाती है। तो टेंशन को आप उसको एक, मैं कहता हूँ एक फैशन हो गया, इज नॉट ए डिजीज, नाउ इज ए फैशन। पर उसको टेंशन हो गई, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब आप काम कर रहे हैं तो प्रेशर है, नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर है। मगर मेरे हिसाब से बच्चे को एक जो हाई स्कूल है, इंटर है, 8 तक तब आना पास होना चाहिए, तो उसको उतना आता हो कि 8 तक तो आए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंजीनियरिंग के भी बच्चे आते हैं और मेडिकल में भी बच्चे आते हैं। दुर्भाग्य उनका, उनके पेरेंट्स का खास तौर से, क्योंकि अब हर पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे को टॉप करना चाहिए, और उसके अगर 90% भी है तो लगता है कि कम नंबर ला रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल आप अगर एडमिशंस की कट ऑफ लिस्ट देखिए 100%, तो ये कैसे पॉसिबल है। मतलब हिंदी में अगर 98 नंबर पाना, ऐसा लगता है मैथमेटिक्स में पा सकता है क्योंकि उसमें स्टेपिंग को नंबर मिलता है। लेकिन लिटरेचर में हिंदी इंग्लिश में 98, 99 ऐसे नंबर मिलने फायदा क्या है। मैं एडमिशन करता हूँ, कितने बच्चे आते हैं जो उनके 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है। मैंने भाई तुम्हें ऑनर्स कितने सब्जेक्ट में मिला, उसको ये नहीं मालूम कि डिस्टिंक्शन कितने नंबर पे मिला है। तो क्या ये कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई फ्लॉ है? ये फ्लॉ इसलिए मैंने कहा कि उसको यही नहीं मालूम है कि उसने लिखा क्या है और उसको नंबर क्यों मिल गए इतने। मतलब जो नंबर बट रहे हैं, नंबर अब उसकी क्वालिटी पे नहीं मिल रहे हैं। और क्योंकि घर वालों का जो प्रेशर है कि हर एक को 90% प्लस होना चाहिए, 96% होना चाहिए, 97% वाले मेरे यहाँ वो सबली में खा जाते हैं। 98 वाला वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही रुक जाता है क्योंकि उसको पास होना जरूरी है। मैंने कई बार बच्चों से इंटरेक्ट किया, मैंने पूछा तुम लोग इतने बढ़िया इंटर में नंबर लाए तो आपने क्या किया। अगर आप, मैं बड़ा एक छोटा सा आपको जवाब दे रहा हूँ, यदि आप किसी की मार्कशीट देखिए तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के नंबर होते हैं। 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और 30 में उसको 30 मिलते हैं या 29 मिलते हैं, और प्रैक्टिकल में उसको 70 में या तो 35 मिलते हैं या 40 मिलते हैं या 45 मिलते हैं। वहाँ उसको 100% मिल रहा है, वहाँ उसको 50% या 60% मिल रहा है। जो बच्चे को मिलने से 65% एवरेज आता, वो उसके हो गए 85। फिर वो कंफ्यूज होता है कि मैंने इतने बढ़िया नंबर किए, पर उसका क्या है कि उसने उसका जो टाइम इंटर में बेसिक पढ़ने का था उसने इंटर पढ़ा ही नहीं, वो कोचिंग में लग गया। पेरेंट्स ने उसको या इंजीनियरिंग की या मेडिकल की कोचिंग में लगा दिया, तो हाई स्कूल के बाद वो इंटर से कम पढ़ता है, एमसीक्यू ज़्यादा पढ़ता है और उसे एमसीक्यू में फंसा रहता है, उसको बेसिक क्लियर ही नहीं होती। वो मेंटली फ्रेम उसका सिर्फ एमसीक्यू के हिसाब से बन जाता है कि 4 में ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, पर जो बेसिक क्वेश्चन अगर हम पूछ लेते हैं वो बिल्कुल सफा हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है जहाँ कोचिंग हो या ट्यूशन्स हो, ये अगर स्कूल्स में बेसिक एजुकेशन में अगर आपको ठीक तरह से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए 2 चीज़ें होंगी। आज स्कूलों में आप जाइए तो वहाँ पर जो नंबर है जी, वो 70-80, एक फैकल्टी 80 बच्चों पर कैसे उसको मॉनिटर कर सकती है जी। पहले मैं लखनऊ में कॉलेज तालुकदार का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने पूरा बेसिक एजुकेशन वहीं से करी। तो हमारे क्लास में 20 या 21 बच्चे अगर हो जाते तो हम लोग कहते हैं भीड़ हो गई, क्योंकि 20 की आदत होती थी। 20 से ज़्यादा कभी बच्चे हमने देखे ही नहीं अपने क्लास में। तो टीचर 1-to-1 इंटरेक्ट करता था जी। आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज जब 80 और 70 बच्चे हैं तो उसने फैकल्टी कॉपी भी नहीं जांच पाती है, और वो गलत लिखे तब भी उसको टिक हो जाता है, तो वो कोचिंग में जाता है। और कोचिंग में और बुरी हालत है, वहाँ तो 80 थे, यहाँ 100, 150, 200 बच्चे होते हैं कोचिंग में। तो ऐसे में वो सिर्फ कंफ्यूज हो गया बच्चा, अंततः वो कहीं का नहीं रह जाता। तो नंबरों की भीड़ में एजुकेशन रोज खो जा रही है जी जी। मतलब मेरे हिसाब से तो भारत सरकार को अपनी नींव, मतलब बेसिक पहले फर्स्ट एजुकेशन जहाँ प्राइमरी कहते हैं वो सही करनी चाहिए, फिर बेसिक, फिर हायर, फिर प्रोफेशनल।
ये सब एजुकेशन में प्रोफेशनल तो अपने स्टैंडर्ड पे चल रही, मगर जो उसको क्राउड मिल रहा है वो उस लेवल का नहीं आ रहा। और इसके साथ जो एक और पहलू है वो ये है कि हम जो टॉप 98 to 100% मार्क्स वालों की तो बात करते हैं, लेकिन जिनके पास परसेंट हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़े वही बच्चे होते हैं। मैंने देखा जिनके 60-70% नंबर होते हैं वो उनके अपने नंबर होते हैं जी। कॉमर्स में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बीकॉम भी किया, एमकॉम किया। मेरे पूरे बैच में एक आदमी फर्स्ट क्लास होता था, एक या दो तो मतलब ही नहीं थे जी। और सब सेकंड में बढ़िया, और सबकी नौकरियां बढ़िया लगी। The other thing that seems to be wrong with the education system right now is the question of ethics and morality. There is no ethic, no moral. Moral लगता सिखाना ही बंद हो गया। हम लोग जो ना तो घर में पेरेंट्स को समय है, क्योंकि उनको इस युग में अपने को सरवाइव करने के लिए सुबह शाम तक लगे, और बच्चे उसका कभी गलत यूज भी कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ पेरेंट्स बन गए एटीएम, एनी टाइम मनी, क्योंकि वो उस कमियों को पैसा देके पूरा करते हैं। और जबकि वही जैसे कोचिंग भेजा, अगर पेरेंट्स अपने आप कुछ बेसिक पढ़ा दें, क्योंकि सब पढ़े लिखे, आजकल माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं, तब दोनों सर्विस कर रहे हैं, तो नॉलेज तो है। वो अपने 8th के बच्चे को भी अपना समय नहीं दे पाते, वो 10th के बच्चे को भी नहीं दे पाते। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने बच्चों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिक अगर पहले पर सिखा दें तो उनके बेसिक क्लियर हो जाए। तो कौन से बेसिक जो होता है ना था, जैसे ब्रेन है क्या है, उसको समझाने 10 मिनट में कोई समझाना चाहेगा बड़े अच्छे से समझा देगा। जैसे मैथमेटिक्स में लॉज हैं तो वो आराम से समझाया जा सकता है, बट वो इतना प्रॉब्लम में हो गए हैं बच्चा पार्टी कि उसको कोई सिखाने को तैयार नहीं। एंड आल्सो क्या है, नाउ वी टेंड टू यूज कैलकुलेटर्स, तो जो बेसिक गुणे थे, वो नहीं लोग करते, टेबल्स थे, वो सब भूलते जा रहे हैं। कैलकुलेटर चाहिए उसको, पॉइंट की तो बात मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, are there any steps are you taking any kind of steps which make this kind of education interactive? Convince them to be honest, be ethic, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखो। हम लोग हर इंस्टीट्यूशन में मंदिर है, तो हम लोग उस बहाने कुछ हवन ये सब करते रहते हैं, जैसे उनका कुछ इंटरेस्ट हो वो भी इन्वॉल्व। दशहरे का मेला होता है तो बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं, रावण फूका जाता है, दिवाली होती है उसका फंक्शन होता है, हम लोग यहाँ हनुमान जी का वो पाठ करते हैं। मतलब बच्चों को इसलिए बना रखा है, हम लोग उनके कल्चर एक्टिविटीज भी कराते हैं कि फुल डेवलपमेंट के लिए उनको स्पोर्ट की उनके एक मीट कराते हैं, कल्चर एक्टिविटी कराते हैं। उसके जो इन बिल्ड जो आदमी के बच्चे के अंदर एक अपने में एक गुण लेके आता है हर बच्चा, वो उसके उभारे, क्योंकि जो उसमें छुपा रहता है। हर बच्चे में टैलेंट है, ऐसा भगवान ने किसी को नहीं पैदा किया कि कोई ना कोई टैलेंट ना दिया हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, चाहे स्पोर्ट हो, कुछ ना कुछ जो उसको हमें सिर्फ ब्रूशिंग करनी है, उसको प्लेटफॉर्म देना है। ड्रामेटिक इतने बढ़िया ड्रामा करते हैं बच्चे, नुक्कड़ नाटक, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आंख से आंसू आ जाए, इतना बिल्कुल दिल को छू देने वाले ड्रामे करते हैं। हम ईद भी मनाते हैं जी, हम बैसाखी भी मनाते हैं, गुरु नानक जी की बर्थडे भी मनाते हैं, और हिंदू त्योहार भी मनाते हैं, ताकि एक सेक्युलरिज्म का भाव हो, मिल के काम करें। हम लोग जो हॉस्पिटल में एक प्रेयर रूम बना रखा है जिसमें सब धर्म के भगवान लगे हुए हैं, और हर आदमी अपनी वहाँ पर कोई लोग जो पेशेंट अटेंडेंट्स हैं वहाँ बैठ के अपनी सब दुआ हर एक करता रहता है। और एक आज के ज़माने में जो प्रधानमंत्री कहते हैं योग पे जो दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। देख अगर आदमी रोज एक 5 मिनट 10 मिनट योग आसन पे बैठेगा, और आपके इंस्टीट्यूट्स में तो योग के लिए खास जगह बनाई हुई है उसमें उसको कराते हैं, मतलब मगर आदमी अवॉइड करता है। मैं तो कहता हूँ जो प्रोफेशनल में है, एजुकेशन में है, चाहे वो इंजीनियरिंग करें, क्योंकि उनको वर्क प्रेशर होता है, उनको बाउंड होता है, टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में करना है। जैसे मैं अपने डॉक्टर से कहता हूँ कि लेट मत आओ, 5 मिनट में तुम जिंदगी बचा सकते हो, या तुम्हारी गलती से 5 मिनट अगर तुम लेट आए तो जिंदगी जा भी सकती है। क्योंकि अगर टाइमली आपने ट्रॉमा हैंडल कर लिया तो बंदा बच जाएगा, और ट्रॉमा अगर लेट आप 10 पहुंचे तो उसकी प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए लेट का शब्द होना ही चाहिए डॉक्टर प्रोफेशन में, चाहे वो बीटेक हो
मैं हमेशा बड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आप ट्रेन का टाइम है 10 बजे छूटने का, अगर 10:02 पहुँचोगे ट्रेन तुम्हें नहीं मिलेगी। सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो वैसे ही आप डॉक्टर, आपको पेशेंट आया, आपको कॉल आई है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो पेशेंट तो चल देगा। सही बात, वो नहीं रुकेगा, उसको तो भगवान ले जाएंगे, तो आप बचा सकते हो। यू आर बिटवीन भगवान एंड पेशेंट के बीच में आप एक दीवार बन के खड़े होके यू कैन सेव देम। जब आपने ये ट्रस्ट शुरू किया तो सबसे पहले पैसे जमा करने के लिए पीसीओ का बिजनेस शुरू किया? जी नहीं, वो तो उसके एक एम था कि स्कॉलरशिप है मैं इस अमाउंट से दूंगा। मैं अपने बिजनेस को नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा था। तो उसके बाद तो अब मैं उस जमाने से तो मैंने 11,000 शुरू करी थी, आज मैं 2 करोड़ स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। तो अब और मीन्स हो गए, तो उस मीन्स दी जाती है। एंड जिस दिन मैं 2 करोड़ के मेरे बच्चे पहुंच जाएंगे, इसको मैं इंस्टेंटली 3 करोड़ कर दूंगा, क्योंकि स्कॉलरशिप इज ए प्रमोशन कि दे मस्ट डू हार्ड वर्क। इस एजुकेशन से मैंने आपसे कहा ना, एजुकेशन ट्रस्ट का रुपया वैसे ही हो जाता है मंदिर का खजाना होता है, जो मंदिर के यूज में आना चाहिए। ये इससे बड़ी विद्या का मंदिर है, और इसका जो भी रुपया है, जो भी अगर सरप्लस है, सरप्लस आएगा, अगर नहीं आएगा तो हम डेवलप नहीं कर सकते, हम नया इक्विपमेंट नहीं ले सकते, हम नई जो टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज हर साल में इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो जाते हैं। हर रोज एक नया कल्चर शुरू हो जाता है, नए इक्विपमेंट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। हम लोग ने अभी एक आईसीयू वार्ड बनाया, पूरा विंग बनाया है 42 बेड का, बरेली जैसे रिमोट स्टेशन में, जहाँ पर पहले जब मैंने हॉस्पिटल खोला था वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर से ही मॉनिटरिंग होती, कहा जाता है कि आईसीयू कल्चर है वो। आज SRM श्री राम मोदी मेडिकल कॉलेज का जो आईसीयू है हिंदुस्तान के 6 और 5वें नंबर पे आता है। वो स्टैंडर्ड का आईसीयू बना के दिया है कि आप लोग कोई भी अगर पेशेंट है उसको पूरी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। जो आजकल क्योंकि मेडिसिन में इतने एडवांसेस हो रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस दे कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू टेलीमेडिसिन। यस, हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर भी है जी। हम लोग विलेजेस को टेलीमेडिसिन से HP के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने टेलीमेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। और हम लोग बहुत गाँव से, रिमोट एरिया से, वहाँ पर एक पैरामेडिकल का इंसान रहता है और एक डिस्पेंसर रहता है, दवाई देता है, और वो पेशेंट से दवा पूछ के, बीमारी पूछ के बोलता रहता है, उसको बताते रहते हैं। एंड जिनको लगता है कि दवा में ट्रीट नहीं हो रहा, उनको वहाँ से फिर लिफ्ट भी कर लेते हैं हम लोग, बसें भेज के। अच्छा। उनका फिर यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आगे एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लेडी थी, उसके लखीमपुर की, उसने 30 साल से उसने देखा नहीं था। अच्छा। ही वॉज नियर अबाउट 75-80 ईयर, और कुछ नहीं थी, 2 ड्रॉप दवा डाली गई, उसकी आंखें खुल गई। अरे मतलब वो चिपक कैसे चिपक गई थी, तो उसको किसी ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया। और 30 साल तक वो 30 साल बिना, मतलब वो इतना रोई, उसने वहां से अपने पैसे करके हॉस्पिटल में आके हर एक को दुआएं दी, पैर छुए कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। अच्छा, कहा जाता है कि वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, लेकिन आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके छोड़ दी। मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर में कहते हैं जीन्स में पॉलिटिक्स है। ही वॉज मिनिस्टर इन यूपी गवर्नमेंट। मैं 54 में हुआ, वो 51 से मिनिस्टर हैं। तो आपके लिए पॉलिटिक्स छोड़ना कितना मुश्किल था या कितना आसान? एक सोच की बात थी, क्योंकि मैंने जो एजुकेशन स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। मैं क्रिश्चियन कॉलेज में यूनियन में रहा, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया तो वहाँ यूनियन के सेक्रेटरी रहा, फिर मैं बरेली में रिक्शा तांगा यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। पर एक सोच थी कि कुछ करना है, अपने संकल्प मैंने अपने से लिया, क्योंकि मेरे फादर के लास्ट डेज से बीमारी में उनको बहुत इल ट्रीटमेंट मिला, बड़े में कुछ फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि ही वॉज एक्स पार्लियामेंट तो मेंबर, तो उनको हमने लिफ्ट करके दिल्ली लाए, वो एयरफोर्स ने हमें सपोर्ट करी। पर उस टाइम मैंने अपना संकल्प किया मेरे पास कुछ पैसे होंगे तो मैं जरूर सेवा दूंगा कि बरेली लोगों को दिल्ली या लखनऊ न जाना पड़े। आज बरेली में इसीलिए वो पॉलिटिक्स कुछ ना आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, तो शायद भगवान को मुझसे ये कराना था, तो उसने वहाँ से हटा के मुझे इस काम में लगा दिया। तो इस काम में जहाँ आपको भगवान ने लगाया और इतनी ऊंचाई तक आप इस संस्था को लेकर आए हैं, इसका अगला पड़ाव आप क्या देखते हैं? इसी में नई चीज़ें,
अब सुपर हमारे यहाँ भी सुपर स्पेशलिटी की एजुकेशन नहीं है जी। हम लोग इस टाइम बरेली का सेंटर जो कार्डिक सेंटर है हमारा, हम यूपी में किसी में नंबर 1 सेंटर होता, कभी 250 एंजियोप्लास्टिक पर मंथ कर रहे हैं। एंजियो, इसके अलावा वार्ड रिप्लेसमेंट, प्लेस मेकर। तो हम लोग का जो फैकल्टी हमारे पास, अब कार्डिक में 2 प्रोफेसर हो गए, तो हम अगली स्टेप में सुपर स्पेशलिटी DM और MCH के पढ़ाई भी शुरू करने जा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। हम लोग का PG में एनाटॉमी से लेके रेडियोथेरेपी तक हमारे पास सारे डिपार्टमेंट में PG है, तो उसका वही बचता है जो, क्योंकि हम लोग एफिलेटेड कॉलेज हैं, तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में PhD भी बच्चे यूपी टेक्निकल से कर रहे हैं। मेडिकल के भी लोग अब PhD, मतलब डॉक्टर तो लिखते हैं पर PhD डॉक्टर भी साथ में करेंगे। हमारी भी यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए एजुकेशन को इतना महत्व दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, ये यूं ही सिलसिला चलता रहे। हमारे प्रोग्राम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।